नमस्कार, उत्तराखंड का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं शिपवन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। देहरादून में भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा मानक मेले का आयोजन किया गया, जिसमें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा प्रतिभाग किया गया और मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया को भी संबोधित किया। आइए देखते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अवसर पर क्या कुछ कहा है। देखिए, हर चीज के स्टैंडर्ड हमारे देश के अंदर बने। हमारे देश के जो उत्पाद हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ही न बने बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी आगे के बने, जिससे कि पूरे दुनिया के लोग जब भी अपने स्टैंडर्ड सेट करें वो भारत के उत्पादों के आधार पर करें। उससे हमारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साख बढ़ेगी, हमारे उत्पाद बढ़ेंगे और लोगों को भी अच्छे उत्पाद मिलेंगे। इस दिशा में बहुत सराहनीय काम हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्प लिया गया है, निश्चित रूप से हमारे स्टैंडर्ड बढ़ेंगे तो हम आत्मनिर्भर भारत बनेंगे। विकसित भारत के रूप में जो हमारा संकल्प है वो हमारा पूरा होगा। इसमें भारतीय मानक ब्यूरो का बहुत बड़ा योगदान है। इसीलिए शपथ दिलाई गई है कि सभी लोग गुणवत्तापूर्ण मानकीकृत जो हमारे उत्पाद हैं उसका इस्तेमाल करें, उसको उपयोग में लाएं और लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करें। सर, अन्य राज्यों से ज्यादा हमको रेल बजट मिला है, रेलवे सेक्टर इससे और ज्यादा कितना बेहतर हो सकेगा? निश्चित रूप से पहले भी जो हमारे अमृत भारत स्टेशन बने हैं रेल के क्षेत्र में, हमको ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन पहले से ही हमारी निर्माणाधीन है। निर्माण की प्रक्रिया काफ़ी आगे चल गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि इस बार के बजट में भी हमको जो है विशेष रूप से ये हजारों करोड़ की जो योजनाएं दी गई है, बजट दिया गया है, वो निश्चित रूप से रेल के क्षेत्र में और बहुत अच्छा हमारा सुधार होगा। हमको बहुत तरक्की मिलेगी और राज्य के लोगों को आने वाले समय में सुविधा मिलेगी। हमारा पर्यटन प्रदेश है, लोग आस्था श्रद्धा के धामों पर आते हैं, विभिन्न स्थानों पर जाते हैं, उनको भी रेल सेवाएं आसानी से मिल पाएंगी। मैं फिर से एक बार आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी का बहुत धन्यवाद करता हूं। शानदार 28 जनवरी को राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से हो गया है और शानदार तरीके से हो रहे हैं। 11 स्थानों पर ये खेल प्रतियोगिताएं आयोजित होनी है और आज मैंने जो है शूटिंग रेंज देखी है। अन्य जो जो हमारे खिलाड़ी आए हैं उनके साथ मैंने आज वहां पर भोजन व्यवस्था भी देखी है, अन्य व्यवस्थाएं भी देखी हैं। जो इस बार का हमारा जो है ग्रीन गेम्स के आधार थीम्स पर जो ये आयोजित किए जा रहे हैं, वो थीम भी हमारी आगे बढ़ रही है, शानदार हो रही है। सभी खिलाड़ी भी जो है उन्होंने बहुत आज प्रसन्नता व्यक्त करी कि उनको बहुत आनंद यहाँ पर आ रहा है। और जो हमारे स्ट्रक्चर बने हैं, जो हमारा जैसे शूटिंग रेंज बनी है, वो अपने आप में एक अलग प्रकार की शूटिंग रेंज है। मैं तो आप सब लोगों से भी कहूँगा कि एक बार जरूर उसको आप लोग देखने जाइए। और मुझे खिलाड़ियों ने कहा कि इसका उपयोग होते रहना चाहिए, तो हम कोशिश करेंगे कि अब हमारे जो नवोदित उदयमान खिलाड़ी हैं वो सभी जो स्ट्रक्चर हमारे बहुत अच्छे बन गए हैं 11 स्थानों पर, क्योंकि जहाँ भी अंतर्राष्ट्रीय ये हमारे राष्ट्रीय खेल आयोजित हो रहे हैं उनका उपयोग आने वाले हमारे खिलाड़ियों के लिए होगा और हमारे उत्तराखंड के खिलाड़ी निश्चित रूप से उसका लाभ उठाएंगे और अपनी पहचान बनाएंगे। वतन की बयार है। इस बार वहाँ पर आपदा की सरकार ने पिछले 10 सालों में जो तमाम बड़े वायदे किए थे और बड़ी बातें की थी, वो सब खोखली साबित हुई हैं। 10 सालों में कोई विशेष काम वहाँ पर हुआ नहीं है। इस यमुना जी की सफाई नहीं हुई, दिल्ली प्रदूषण मुक्त नहीं हुई, मोहल्ला क्लिनिक खुले नहीं, उल्टा घोटाले हो गए, घपले हो गए। भ्रष्टाचार के मामलों में उनके मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सांसद सभी जेल में गए हैं और सभी के ऊपर अभी भी जो है न्यायालय में मुकदमे चल रहे हैं। निश्चित रूप से देश के अंदर लोग डबल इंजन की सरकारों को आज प्राथमिकता दे रहे हैं। दिल्ली में भी डबल इंजन लगेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ऐतिहासिक भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी और एक नया युग दिल्ली के लिए भी होगा, क्योंकि पिछले 27 सालों से वहाँ पर गैर भाजपाई सरकारें हैं जिन्होंने दिल्ली का पूरी तरह से दिल्ली को पीछे ले गए। दिल्ली को जो है दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बनाने का काम इनके कालखंड में हुआ है। सर, दिल्ली में ऐसे 20 स्पॉट है जहाँ पर घुसपैठियां घुसी है, 20 लाख लोग घुसपैठिया वोट देंगे। क्या वोट जिहाद भी दिल्ली में चल रहा है? निश्चित रूप से देखिए, जब भी घुसपैठियों की बात आती है, बांग्लादेशियों की बात आती है, तो आपदा वाले जो है हमेशा उनका समर्थन करते हैं, उनको प्रोटेक्शन देते हैं और उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड के लोगों को वो जो है अपना नहीं समझते हैं, उनको बाहरी समझते हैं, उनके साथ दोगलेपन का व्यवहार करते हैं। और इसी प्रकार बांग्लादेश में जब नरसंहार हो रहा था, वहाँ हिंदुओं पर तमाम तरह से अत्याचार, अमानवीय व्यवहार हो रहा था, माताओं बहनों के साथ हर प्रकार से अन्याय हो रहा था, इन्होंने एक आवाज़ भी किसी ने नहीं उठाई। अन्यथा ये लोग
छोटी छोटी बातों पर जंतर मंतर पर धरना करते हैं, कभी कैंडल मार्च निकालते हैं, लेकिन इस मामले में इनको पूरी तरह से सांप सूख गया। इसलिए दिल्ली की जनता इस बार यह भी सवाल कर रही है वोट करने से पहले कि आखिर उस समय में इन लोगों उत्तराखंड में मौसम में एक बार फिर बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल की माने तो पश्चिम विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होने से 3 फरवरी की रात से प्रदेश में बारिश होने की संभावना है, जबकि 4 फरवरी यानी कि आज के दिन को उच्च हिमालय क्षेत्र में 3000 मीटर से ऊपर बर्फबारी हो सकती है। वहीं निचले इलाकों में बिजली चमकने के साथ गरजना भी यहां पर संभावित तौर पर देखा जाएगा, जबकि देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी, उधम सिंह नगर और नैनीताल में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं पर 5 फरवरी यानी कि आने वाले कल प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला हुआ रहेगा, लेकिन 6 फरवरी के बाद मौसम शुष्क रहेगा। जो पश्चिमी विक्षोभ उत्तराखंड को प्रभावित कर सकता है, जिसके कारण देखेंगे कि 3 तारीख की रात से जो है देर रात से उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा बर्फबारी मिलने की संभावना है। 4 तारीख को एक्टिविटी थोड़े बढ़ सकती है, जिसके चलते जो उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर जनपद है वहाँ पर अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा बर्फबारी मिल सकती है, जबकि जो उत्तराखंड के अन्य जनपद है वहाँ पर कुछ स्थानों पर बहुत हल्की से हल्की वर्षा मिलने की संभावना है। 5 तारीख को जो है एक्टिविटी कम हो जाएगी, जिसके चलते जो उत्तरकाशी, देहरादून, चमोली, पिथौरागढ़ जनपद है वहाँ पर कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा बर्फबारी मिल सकती है। उसके बाद 6 तारीख से जो है मौसम शुष्क रहेगा। 6-7 तारीख में मौसम जो है उत्तराखंड में शुष्क है। बर्फबारी की बात करेंगे तो आज जो है देर रात को एक्टिविटी होने की संभावना है, तो उसमें जो 3500 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहाँ पर बर्फबारी मिलने की संभावना है, जबकि 4 और 5 तारीख को 3000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहाँ पर बर्फबारी मिल सकती है। साथ ही देखेंगे 4 तारीख को जो गर्जन और आकाशीय बिजली चमकने की भी संभावना है, कहीं कहीं विशेषकर देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत या उधम सिंह नगर और हरिद्वार जनपद में, इनमें कहीं कहीं जो है आकाशीय बिजली चमकने और गर्जन के साथ हल्की वर्षा मिलने की संभावना। आयुष्मान योजना का लाभ ले रहे अपात्र लोगों की विभाग ने छंटनी स्वास्थ्य विभाग द्वारा शुरू कर दी गई है। आयुष्मान निदेशक विनोद टोलिया ने बताया है कि बड़े पैमाने पर लोगों के राशन कार्ड निरस्त हुए हैं, जबकि उसके बाद भी लोग आयुष्मान योजना का लाभ ले रहे हैं, लेकिन अब विभाग ने भी इन अपात्र लोगों की छंटनी शुरू कर दी है। डॉक्टर टोलिया ने बताया है कि हर दिन लोगों का जो डेटा है वो चेक किया जा रहा है और खाद्य विभाग से मिले राशन कार्डों का मिलान किया जा रहा है, जिसके तहत अपात्र लोगों के आयुष्मान कार्डों को भी निरस्त किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इससे राज्य सरकार पर पड़ने वाले वित्तीय भार पर भी जो है वो यहाँ पर जो भार है वो नहीं बढ़ेगा, साथ ही पात्र लोगों को आयुष्मान कार्ड बनाने का मौका मिलेगा। पिछले दिनों ये जानकारी में आया कि कुछ ऐसे भी लोग योजना का लाभ ले रहे हैं, आयुष्मान योजना का लाभ, जो कि राशन कार्ड से जिनकी पात्रता हट चुकी है, और चूँकि विदित होगा या पता होगा कि आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए राशन कार्ड होना आवश्यक है, तो राशन कार्ड के आधार पर उनके द्वारा आयुष्मान कार्ड तो बना लिया गया है, लेकिन अगर राशन कार्ड उनका हट गया है तो ऐसे लोगों को भी आयुष्मान कार्ड को भी निरस्त करने के प्रयास जारी है और निरस्त करने की प्रक्रिया प्रारंभ भी कर दी गई है। प्रतिदिन जो है टीम बैठ रही है और इस पे जो है निरस्तीकरण का कार्य साथ साथ भी करते चले जा रही है। तो इससे फायदा ये होगा कि जो पात्र व्यक्तियों को लाभ मिलेगा और जो हमारा राज्य का राजकोष है उसमें अनावश्यक व्यय पर हम नियंत्रण पा सकें। उत्तराखंड में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत द्वारा सभी जनपदों में अप्रैल महीने तक आयुष्मान योजना के अंतर्गत विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं, जिसे देखते हुए देहरादून जनपद में आयुष्मान योजना पर वृद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है और इस बात पर देहरादून के सीएमओ डॉक्टर संजय जैन ने कहा कि देहरादून जनपद में अभी तक 80% से ज्यादा लोगों के आयुष्मान कार्ड बन गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जिन लोगों का नाम वर्ष 2011 की जनगणना सूची में नहीं है या जिनके राशन कार्ड अभी तक नहीं बने हैं, वही लोग आयुष्मान कार्ड बनाने से वंचित रह गए हैं। माननीय मंत्री जी के जैसे निर्देश थे तो उसमें आपको अवगत कराना चाहूंगा कि जनपद देहरादून में 80% से ज्यादा लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं
जो लोग छूटे हैं, क्योंकि आयुष्मान कार्ड एक डिजिटल प्रोसेस है और ये ऑनलाइन ही इसको बनाया जाना है। तो जिन लोगों के नाम 2011 की ये थी लिस्ट में नहीं है और ये जिनके किसी वजह से राशन कार्ड नहीं बन पा रहे हैं, अधिकतर वही लोग अभी वंचित रह गए हैं जिनके आयुष्मान कार्ड नहीं बन पाए हैं। तो जैसे ही उन लोगों के राशन कार्ड बन जाएंगे और वो ऑनलाइन रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो उन लोगों के भी आयुष्मान कार्ड बना दिए जाएंगे। वैसे सभी बड़े चिकित्सालयों में हमारे आयुष्मान मित्र बैठे हुए हैं, जो अस्पतालों में जो भी पेशेंट आ रहे हैं जिनका यदि आयुष्मान कार्ड नहीं बना है और वो उसके लिए इंटाइटल है, तो उसी समय उनके हम आयुष्मान कार्ड भी बना रहे हैं। और हमने ग्रामीण क्षेत्रों में भी सभी मेडिकल अफसर जो इंचार्ज हैं उनको निर्देश दिया है कि क्योंकि अब आयुष्मान कार्ड आदमी अपने ऑनलाइन भी खुद भी बना सकता है, आयुष्मान ऐप के माध्यम से भी खुद बना सकते हैं या नियरेस्ट CSC पे जाके अपना आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। तो इसके लिए जागरूकता करने के लिए आशाओं के माध्यम से हम लोगों को घर घर ये संदेश दे रहे हैं कि आप लोग जो इंटाइटल हैं जिनके बन सकते हैं वो अपना आयुष्मान कार्ड बना लें। तो हमें पूरी उम्मीद है कि मार्च तक 100% हम अपने जनपद में। राजधानी धून में हर सोमवार को जिलाधिकारी द्वारा जनता दरबार का आयोजन कर आम जनमानस की शिकायतें सुनी जाती हैं और उन पर तत्काल कार्रवाई के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जाते हैं। जिलाधिकारी सावीन बंसल ने बताया है कि 100 से ज्यादा शिकायतें आई हैं। ज्यादा शिकायतें आपसी झगड़ों, जमीन कब्जाने और बिजली पानी से संबंधित आदि हैं, जिनके निस्तारण के लिए संबंधित विभाग और अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। ग्रीवेंसेस या जो क्षेत्रों में समस्याएं हैं उसके निस्तारण के लिए एप्लीकेंट्स और उनके पत्र प्राप्त हुए हैं। मोस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट्स आर बीइंग कॉल्ड इन जनता दिवस। प्रयास यही रहता है कि मौके पर ही निस्तारण अधिक से अधिक ग्रीवेंसेस का किया जाए और कुछ में जहाँ पर इंस्पेक्शन की आवश्यकता होती है तो वहाँ पर ये भी प्रयास किया जाता है कि जॉइंट टीम कॉन्स्टिट्यूट करते हुए क्षेत्र में भेजी जाए और उसमें बाय इवनिंग और इन अ डेज टाइम रिपोर्ट्स आ जाएं जिससे हम रिजॉल्व कर सकें कोई डिस्प्यूट है या कोई अन्य कोई प्रॉब्लम है। लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जिनका रिकॉर्ड से, फैक्ट से और जो पूर्व रेफरेंस हैं उनसे कॉल करने पड़ते हैं, ऑब्जर्वेशंस, और उसके बेसिस पे फिर निर्णय होता है। तो ओवरऑल इसका उद्देश्य यही है कि जो कनेक्ट है वो बढ़ता जाए आम जनमानस से और जो ट्रस्ट है ऑफ पब्लिक ऑन गवर्नेंस। जसपुर में तहसील दिवस के मौके पर मुख्य विकास अधिकारी उधम सिंह नगर, अपर जिलाधिकारी उधम सिंह नगर जसपुर तहसील पहुंचे और लोगों की समस्याओं को सुना। इस दौरान चिकित्सा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग, समाज कल्याण विभाग, बाल विकास विभाग समेत सभी विभाग मौजूद रहे और लोगों की समस्याओं को सुना और ज्यादातर समस्याओं का समाधान मौके पर किया गया और जिन समस्याओं का निराकरण मौके पर नहीं हुआ उनके समाधान के लिए संबंधित विभाग को दिशा निर्देश दिए गए। वहीं पर मुख्य विकास अधिकारी मनीष कुमार ने बताया कि तहसील दिवस पर जसपुर आए थे जिसमें कि अभी तक लगभग 70 शिकायतें आ चुकी हैं और 100 से अधिक शिकायतें आएंगी। अगर शिकायतों की बात की जाए तो प्रधानमंत्री आवास की मांग, नाली की मांग, सड़कों की मांग, ज्यादातर शिकायतें मांग की आई हैं और कुछ शिकायतें अतिक्रमण के संबंध में भी आई हैं। कुछ ग्रीष्मकालीन धान के संबंध में भी शिकायतें दर्ज की गई हैं और सिंचाई के जो नाले हैं, सिंचाई के जो कार्य हैं उनके लिए भी मांगे सामने आई हैं। तो जनता की समस्याएं सामने आई हैं, उनके समाधान के लिए जल्द कार्रवाई की जाएगी। आज तहसील दिवस के क्रम में मैं यहाँ आया था। अभी तक हमारे पास लगभग 70 शिकायतें आ चुकी हैं और अभी एक्सपेक्टेड है अभी कार्यक्रम जो है वो आगे भी चलेगा, तो कुल लगभग 100 से अधिक जो है शिकायतें एक्सपेक्टेड हैं। जो अगर हम शिकायतों के प्रकार की बात करें तो इसमें प्रधानमंत्री आवास की मांग, नाली की मांग, सड़कों की मांग, तो मांग आधारित काफ़ी सारे ये आए हैं। साथ ही कुछ शिकायतें आई अभी अतिक्रमण के संबंध में इन्होंने बात कही है।
कुछ जो है वो ग्रीष्मकालीन धान के संबंध में चीज़ें हैं वो आई हुई हैं। तो सिंचाई के लिए जो नाले हैं और सिंचाई के जो कार्य हैं उसके लिए भी लोगों की मांग आई है। तो इस प्रकार से दोनों हर तरह के जो प्रश्न हैं वो जनता के हमारे बीच में हैं और उसको हम लोग समाधान करने के लिए त्वरित कार्रवाई कर रहे हैं। प्रदेश में निकाय चुनाव संपन्न हो चुके हैं, वहीं इसी महाप्रदेश में सहकारिता के चुनाव भी संपन्न हो जाएंगे और इसके बाद पंचायत के चुनाव भी प्रदेश में होने हैं। इसी के साथ ही भाजपा के संगठन के चुनाव भी चल रहे हैं, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां चल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया है कि भाजपा के संगठन के चुनाव चल रहे हैं। उन्होंने बताया कि 9 फरवरी को भाजपा प्रदेश मुख्यालय में एक प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा और 20 फरवरी तक मंडल अध्यक्षों के चुनाव संपन्न हो जाएंगे। उन्होंने ये भी बताया कि फरवरी महीने में ही कोशिश की जा रही है कि जिलाध्यक्षों के चुनाव भी करवा लिए जाएं। स्थानीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने आशातीत सफलता प्राप्त की है और अभी कोऑपरेटिव के चुनाव चल रहे हैं। कोऑपरेटिव के चुनाव के साथ साथ में भारतीय जनता पार्टी के संगठन के भी चुनाव इस समय चल रहे हैं। अभी 9 फरवरी को हम एक प्रदेश स्तरीय कार्यशाला यहाँ प्रदेश कार्यालय में करने वाले हैं और 20 फरवरी तक हमारे मंडल अध्यक्षों के चुनाव संपन्न हो जाएंगे और प्रयास करेंगे कि फरवरी माह में जिलाध्यक्षों के भी चुनाव संपन्न हो जाए। चमोली में गैरसैंण ब्लॉक के आदि बद्री खेती, मालसी और थापली गांव मशरूम उत्पादन के लिए मॉडल विलेज बन गए हैं। राज्य के अन्य जनपदों के किसान भी इससे प्रेरित हो रहे हैं। वहीं नैनीताल, अल्मोड़ा और पौड़ी जिले के 25 किसानों ने चमोली के गैरसैंण ब्लॉक में मशरूम उत्पादक गांव का एक्सपोजर विजिट कर प्रशिक्षण लिया है। इस दौरान किसानों ने यहां पर मशरूम उत्पादन के लिए नई तकनीकों से बनाए गए टनल और शेड में मशरूम उत्पादन के तौर तरीके सीखे और यहां पर किसानों से मशरूम उत्पादन की जानकारी ली। मास्टर ट्रेनर आलम सिंह ने बाहर से पहुंचे किसानों को प्रशिक्षण दिया। वहीं चमोली में मशरूम खेती का एक्सपोजर विजिट कर बाहरी जनपदों के किसानों ने अतिरिक्त आय स्रोत के रूप में इसे अपनाने में रुचि दिखाई। वहीं जिलाधिकारी संदीप तिवारी की पहल पर अगर बात करें हम एग्रीकल्चर की और उद्यान विभाग की, तो ये दोनों विभाग के माध्यम से गैरसैंण ब्लॉक की पूरी बेल्ट को मशरूम उत्पादन से जोड़ा जा रहा है। प्रशासन द्वारा आदि बद्री, खेती, मालसी, थापली आदि गांव में किसानों को प्रशिक्षण दिया गया। वहीं पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मशरूम उत्पादन के लिए इन गांवों में मशरूम टनल और शेड निर्मित करवाए गए हैं। कोतवाली विकासनगर क्षेत्र के हरबटपुर हरिपुर गांव में जरनैल सिंह नाम के व्यक्ति के घर में घुसकर बदमाशों के द्वारा तोड़फोड़ की गई। इस दौरान बदमाशों ने जरनैल सिंह और उनके परिवार के सदस्यों के साथ बेरहमी से मारपीट की। पीड़ित जरनैल सिंह के अनुसार बदमाशों ने हवाई फायरिंग भी की और जान से मारने की धमकी दे डाली। ये मामला मकान को लेकर है, जिसमें कि जरनैल सिंह लगभग 35 वर्षों से निवास कर रहे हैं और उसका विरोध उस मकान के मालिक कर रहे हैं, जिसको लेकर ये वारदात हुई। मौके पर पहुंची पुलिस ने एक कारतूस का खोखा और कुछ हथियार भी मौके से बरामद किए हैं। भाई जी, मेरा नाम जरनैल सिंह भट्टी है। मैं हरिपुर ग्रामीण क्षेत्र वार्ड नंबर 2 में 30-35 साल से निवास कर रहा हूँ। मैं ताराचंद अशोक कुमार के मकान में रह रहा हूँ 35 साल से। ये भाई जी मुझे डेली आते हैं, धमकी देके जाते हैं। एक इनकी बहन है, वकील है बबीता, वो मुझे डेली धमकी देके जा रही है कि तू कमरा खाली कर दे वरना तुझे मरवा दूंगी, कमरा खाली कर दे तुझे मरवा दूंगी। मैंने बोला बहन खाली कर दूंगा, मिलने दो, मैं हार्ट का पेशेंट हूँ, अभी मेरे इलाज चल रहा, मैं खाली कर दूंगा। ये कल रात को 3 फरवरी 3-4 बजे 20-25 आदमी हथियार के साथ, तमंचा था, तलवारें थी, औजार बहुत थे, लाठी डंडों के साथ 20-25 आदमी आए रात को और इन्होंने जो है दरवाजा खोलने की कोशिश करी ये वाला। और जब मैंने दरवाजा नहीं खोला सर, ये पीछे की खिड़की तोड़ के अंदर आए। इन्होंने हमें सबको बंदूक बनाया। बंदूक बनाने के बाद इन्होंने मुझे बाहर लाया, रस्सी से बांधा और बांधने के बाद हवा में फायर करके मेरे ऊपर पिस्तौल लगाई और मुझे कहा
तुझे जान से मार दूंगा, तू करोड़ों रुपए की संपत्ति पे हमारी कब्जा कर रहा है। हम मुजफ्फरनगर के रहने, हम मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं, तो कमरा खाली कर दे। इस संबंध में अभी हमारे पास कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन ये जानकारी में आया है कि हरिबरपुर में जो हरिपुर ग्राम है, तो उसमें किसी मकान को लेके किराए और उसको खाली कराने को लेके कुछ विवाद था, जो कि मकान मालिक और किराएदार, जिसमें कि जर्नैल सिंह भट्टी हैं किराएदार, और मकान मालिक जो हैं वो अशोक शर्मा आदि हैं, तो वो कुछ विवाद है। अब अभी तहरीर हमें प्राप्त नहीं हुई, तो जैसे तहरीर प्राप्त होती है तो हम उसके अनुसार सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करेंगे। कारतूस तो एक खोखा पाया गया है वहाँ पे, लेकिन हल्द्वानी में नशे के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने नशे की गोलियों की बड़ी खेप के साथ 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। दोनों तस्करों के पास से लगभग 6,540 नशीली गोलियां और कैप्सूल बरामद किए गए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीना ने बताया है कि पुलिस और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की टीम ने हल्द्वानी के वनभूलपुरा इलाके से 2 नशा जो तस्कर हैं उनको गिरफ्तार किया है और उनके पास से 1,440 नशीले कैप्सूल और 5100 गोलियों के साथ इन दोनों तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक दोनों तस्कर बनभूलपुरा के रहने वाले हैं, जिनके खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। साथ ही नशीली दवाइयां तस्कर कहां से लाते थे, इसका भी पता कर पुलिस अग्रिम जांच में जुट गई है। देखिए, इस तरीके की शिकायतें हमारे पास आती रही है कि कुछ मेडिकल स्टोर में लोग जो है नशीले कैप्सूल इंजेक्शन या दवाएं बेचने का कार्य करते हैं। कल हल्द्वानी जो पुलिस है और एसओजी ने मिलकर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से कुछ नशीले कैप्सूल और गोलियां बरामद हुई। उससे पूछताछ करने पर उसने बताया कि बनपुलवा क्षेत्र में एक मेडिकल है, वहाँ से ये चीज़ें खरीद के लाया और एसओजी और बनपुलपुरा थाने की टीम ने जो अभियुक्त था दूसरा वाला, उसके घर पर रेड किया और वहाँ से बड़ी मात्रा में नशीले जो कैप्सूल हैं और जो गोलियां वो बरामद की गई है। तो ये जो कार्य हुआ है इसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया और इनके कब्जे से लगभग 6500 के आसपास नशीले कैप्सूल पब्लिक गोलियां जो है वो बरामद की है। इसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस जो कार्य है इसके लिए मेरी तरफ से टीम को 2,500 रुपये का इनाम दिया जा रहा है। साथ ही भवाली थाना क्षेत्र में एक अन्य अभियुक्त को भी हमने गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से लगभग 400 ग्राम के आसपास चरस बरामद हुई है और वो लोकल भवाली क्षेत्र का ही रहने वाला है। तो समय समय पर अलग अलग थाने की जो टीमें एसओजी की टीमें जो ऐसे नशे के कारोबार में संलिप्त लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। हमारा जनता से और जितने भी अभिभावक हैं उनसे, इसके साथ ही जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उनके जो संचालक उनसे भी अनुरोध है कि बच्चों को ये जो नशे का एक कारोबार फैल रहा है इससे बचाने के लिए अपने लेवल पर भी वो लोग प्रयास करें। सर, देखो इन्फॉर्मेशन है ये उसी तरीके से आई थी कि कुछ ऐसे लोग हैं जो बच्चों को टारगेट कर रहे हैं और उनको इस तरीके की नशीली गोलियां दे रहे हैं। उसी इन्फॉर्मेशन को डेवलप करते हुए कल एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया और उसकी इन्फॉर्मेशन के आधार पर फिर एक जगह जहाँ पर इस तरीके का स्टोर किया हुआ था वहाँ से वो किया। तो ऐसे लोहाघाट में हो रहे भीषण पेयजल संकट को सिस्टम का दोष माने या फिर अधिकारियों की गलती। मुख्यमंत्री के मॉडल जिले में लोहाघाट नगर के लोगों को 4 से 5 दिन में भी नाम मात्र का पानी मिल रहा है, जिस कारण जनता में जल संस्थान के खिलाफ भारी आक्रोश पैदा हो गया है। निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी की रिकॉर्ड जीत का आधार भी नगर की पेयजल समस्या का तुरंत समाधान करने का लोगों को भरोसा दिया था। नगर पालिका के नवनिर्वाचित अध्यक्ष गोविंद वर्मा ने भी उन्होंने भी जो है वो जल संस्थान के कार्यप्रणाली पर आक्रोश जताया है। नगर के लोगों में इस बात को लेकर भारी आक्रोश है। सुनिए कि सामाजिक कार्यकर्ता लोहाघाट, जिनका नाम के विपिन गोरखा है, वो इस मुद्दे। देखिए सर, सबसे पहले तो ये बहुत बड़ी बात है कि जनवरी महीने में इतनी भयंकर किल्लत आज तक पिछले इतने सालों में आज तक हमने पहले कभी नहीं देखी। और इसका मतलब ये है कि अगर ऐसी स्थिति रही तो मार्च अप्रैल आते आते तो हमें 10 दिन में, 12 दिन में, 15 दिन में एक बार पानी मिलेगा, वो भी 30-40 मिनट पानी मिलेगा।
मेरा कहना तो ये है कि देखिए सर, जो यहाँ टैंक बने हैं, जो इनका स्टोरेज टैंक है, वो आज से 40-50 साल पुराने टैंक है। मुझे तो लगता है कि इन्होंने टैंकों पे काम करना चाहिए। पानी तो है ही, पानी अगर मान के चलिए, अगर इनके टैंक और बड़े होंगे जिस हिसाब से आज है, उसकी कैपेसिटी और बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं पानी स्टोरेज ज़्यादा होगा, तो लोगों को पानी डिस्ट्रीब्यूशन भी उसी हिसाब से होगा। अब पानी आपके टैंक हैं बिल्कुल आज से। सरयू लिफ्ट योजना तो हमारे लिए, नगर के लिए और क्षेत्र के लिए बहुत ज़रूरी है, और मुझे लगता है कि इस पे जल्द से जल्द काम होना चाहिए। देखिए, कागज़ों पे और मेरा मानना है कि खाली कहने भर से नहीं होगा, धरातल पे अतिशीघ्र जल्द से जल्द इस पे काम शुरू होना चाहिए, और जिससे कि मुझे लगता है कि अगर 1-2 साल 3 साल के अंदर पानी जल्द से जल्द पहुंच जाए तब तो ठीक है। 20-25 साल लग जाएंगे घोषणा के बाद भी, तो फिर उसका कोई औचित्य नहीं रहेगा और लोग कहीं ना कहीं परेशानी रहेंगे। मुझे लगता है कि जो सरयू योजना पे जो काम होना है जल्द से जल्द होना चाहिए, जिससे कि लोगों को इसका लाभ मिल सकता है। बिल्कुल बन सकता है सर, क्यों नहीं बन सकता। तो चलिए, फिलहाल उत्तराखंड बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।